एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनकी थ्योरीज ने दुनिया की साइंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो 9 सालों तक नौकरी के लिए दर दर भटक रहे थे। यहाँ तक के उनके क्लास फेलोज में अगर किसी की जॉब नहीं लगी थी तो वो सिर्फ आइंस्टाइन ही थे। लेकिन किसने सोचा था जो लड़का स्कूल में सबसे स्लो लर्नर समझा जाता था, एक दिन उसके दरवाजे पर इजराइल के प्रेसिडेंट बनने की ऑफर आएगी। आइंस्टाइन ने इस इजरायली एम्बेसडर को क्या जवाब दिया और वो क्या वजूहात थीं जिनकी वजह से इतने इंटेलिजेंट शख्स को कोई जॉब पर रखने को तैयार नहीं था। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, एल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 में जर्मनी के शहर उल्म में पैदा हुए। बचपन में ही उनको अजीब नज़रों से देखा जाता था क्योंकि वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं थे। वो बहुत स्लो लर्नर थे, लेट बोलना शुरू किया और स्कूल में टीचर्स उनको एवरेज या कमज़ोर स्टूडेंट समझते थे। पर इसके पीछे वजह ये थी कि आइंस्टाइन हर चीज़ को क्यूरियोसिटी की निगाह से देखते थे। स्कूल में अगर उनको कोई चीज समझ नहीं आती थी तो रट्टा लगाकर उसे याद करने के बजाय वो उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करने में लग जाते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा कोर्स में पीछे रह जाते थे। आइंस्टाइन बचपन से ही काफी क्रिएटिव थे और यही उनकी कमजोरी भी थी और बाद में उनकी ताकत भी बनी। आइंस्टाइन की अर्ली एजुकेशन म्यूनिक में हुई, जहां उनको जर्मन स्कूलिंग का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बेस्ड सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था। एक वक्त आया जब तंग आकर आइंस्टाइन ने स्कूल छोड़ दिया और अपनी फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए ताकि वहां के लिबरल एजुकेशन सिस्टम में अपनी जगह बना सकें। वो वहां के ज्यूरिक पॉलीटेक्निक कॉलेज में फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना चाहते थे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उन्होंने मैथ्स और फिजिक्स के पेपर को फौरन सॉल्व कर लिया, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स जैसा कि जियोलॉजी, लिटरेचर और पॉलिटिक्स में वो बुरी तरह फेल हुए। एंट्रेंस एग्जाम के बाद कॉलेज के प्रोफेसर ने आइंस्टाइन को अपने ऑफिस में बुलाया। वो आइंस्टाइन के मैथ्स और फिजिक्स के जवाबात देखकर काफी हैरान थे। वो जानना चाहते थे कि आइंस्टाइन को ये सब किसने पढ़ाया है, जिस पर आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि उन्होंने ये सब खुद से पढ़ा है। पर दूसरे सब्जेक्ट्स जिनमें ज्यादातर सिर्फ रट्टा काम करता था, उनमें आइंस्टाइन बुरी तरह फेल हुए थे। प्रोफेसर ने उनको बताया कि अगर उनको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो सिर्फ मैथमेटिक्स और फिजिक्स काम नहीं करेगी। उनको दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी करने के लिए वापस 1 साल स्कूल में लगाना होगा। मायूस होकर आइंस्टाइन को वापस 1 साल स्कूल में लगाना पड़ा और अगले साल खुशकिस्मती से वो ज्यूरिक पॉलीटेक्निक कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गए। पर कॉलेज में एडमिशन लेने से आइंस्टाइन की नेचर नहीं बदली। यहाँ पर भी वो बोरिंग लेक्चर्स को स्किप करते, खुद से पढ़ाई करते और प्रोफेसर से ज्यादा इम्प्रेस नहीं होते थे। यानी उनके आगे पीछे घूमना आइंस्टाइन की फितरत नहीं थी। इस सब का रिजल्ट ये निकला कि जब आइंस्टाइन 1900 में ग्रेजुएट हुए तो उनके प्रोफेसर्स ने उनको जॉब रिकमेंडेशन देने से इनकार कर दिया। अब बेशक वो ज्यादा ज़हीन थे, लेकिन आइंस्टाइन के पास कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं था, कोई मेंटर नहीं था जो उनको एक एकेडमिक या रिसर्च जॉब दिला सके। उस दौर में साइंस की फील्ड में जॉब पाने के लिए प्रोफेसर की रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती थी और आइंस्टाइन उस रेस में पीछे रह गए और रिजल्ट ये निकला कि उनके क्लासमेट्स जिनसे वो एकेडमिकली स्ट्रांग थे, अच्छी पोजीशंस पर पहुंच गए क्योंकि उनके पास प्रोफेसर का सपोर्ट था। आइंस्टाइन ने जर्मनी और स्विट्जरलैंड में कई जगह अप्लाई किया। यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, हर जगह उनको मना हो गया। लेटर्स लिखे, प्रोफेसर से मिले, लेकिन सब जगह एक ही जवाब, हमें अफसोस है, हम आपको हायर नहीं कर सकते। आइंस्टाइन के लिए ये पर्सनली भी पेनफुल था क्योंकि वो समझते थे कि उनका काम और पोटेंशियल लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। आइंस्टाइन के लेटर्स और डायरी से उनकी इस फ्रस्ट्रेशन का अच्छी तरह अंदाजा लगाया जाता है। आइंस्टाइन ने एक दफा अपनी डायरी में लिखा था, ये लगता है जैसे दुनिया को मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं, हर दरवाज़ा बंद लगता है। अपनी फैमिली को लिखे गए लेटर में ये मेंशन था, मैं हर जगह अप्लाई करता हूँ लेकिन ना तो जवाब मिलता है, ना ही किसी को मेरी ज़रूरत है। लगता है मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं जा रहा। एक और फेमस लेटर जो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड मिलीवा को लिखा, उसमें आइंस्टाइन ने कहा,
मुझे लगता है मैं एक यूजलेस इंसान बन गया हूँ। मैं सिर्फ फिजिक्स में जीता हूँ, पर दुनिया सिर्फ उन लोगों की सुनती है जो उनके सिस्टम में फिट बैठते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन आइंस्टाइन की पर्सनल लाइफ को असरअंदाज कर रही थी। पैसे की तंगी, शादी में टेंशन्स और खुद से डिससैटिस्फैक्शन। एक और प्रॉब्लम ये थी कि आइंस्टाइन की नेचर बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक थी। वो क्लियर थे कि वो सिर्फ साइंस से रिलेटेड ही जॉब करेंगे। प्रैक्टिकल या कमर्शियल जॉब्स में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। उस वक्त आइंस्टाइन का अफेयर उनकी एक क्लास फेलो मिलीवा के साथ चल रहा था, लेकिन दोनों की शादी सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही थी क्योंकि आइंस्टाइन के पास कोई जॉब नहीं थी। फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ रहा था। मिलीवा एक्सपेक्ट कर रही थी कि आइंस्टाइन कुछ कमाए, लेकिन आइंस्टाइन के हाथ जैसे जकड़े हुए थे। एक वक्त आया जब आइंस्टाइन को प्राइवेट ट्यूटर बनकर पैसे कमाने पड़े, जहां वो स्कूल स्टूडेंट्स को मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते थे। आखिरकार आइंस्टाइन के एक दोस्त ने उनको एडवाइस दिया कि बैरन पेटेंट ऑफिस में एक एग्जामिनर की जॉब के लिए अप्लाई करो। ये एक लो लेवल गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन कम से कम एक स्टार्ट था। आइंस्टाइन ने अप्लाई किया और सरप्राइजिंगली बिना ज्यादा एक्सपीरियंस के उनको 1902 में जॉब मिल गई। बैरन पेटेंट ऑफिस में आइंस्टाइन का काम था नए इन्वेंशंस और पेटेंट्स की एप्लीकेशंस को चेक करना, देखना क्या सच में इनोवेटिव है क्या नहीं। ये जॉब बोरिंग थी, लेकिन आइंस्टाइन के लिए डूबते को तिनके का सहारा बनने का काम कर रही थी। क्योंकि ये जॉब 9 to 5 थी, तो वो रातों को और वीकेंड्स में अपनी साइंटिफिक रिसर्च करते रहे। बेशक ये प्रोफेसर की जॉब नहीं थी जिसके लिए आइंस्टाइन कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो भी था ना होने से अच्छा ही था। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब आइंस्टाइन के दिन पलटने लगे। पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए आइंस्टाइन ने 1905 में अपने कैरियर का सबसे बड़ा धमाका किया। एक ही साल में उन्होंने 4 रेवोल्यूशनरी पेपर्स पब्लिश किए, जिनमें स्पेशल रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन और मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जिसे E=mc² भी कहा जाता है, शामिल थे। इन पेपर्स ने उस वक्त की साइंटिफिक दुनिया को हिला कर रख दिया। अचानक पेटेंट ऑफिस में मामूली सी जॉब करने वाला नाम यूरोप के साइंसदानों में मशहूर होने लगा। आइंस्टाइन का एक पेपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम फिजिक्स की बुनियाद बना और दूसरे स्पेशल रिलेटिविटी ने समय और स्पेस की समझ को बदल कर रख दिया। 1900 में पास आउट होने के बाद आखिरकार 1909 में यानी ग्रेजुएशन के 9 सालों के बाद उनको यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जॉब ऑफर मिली। एल्बर्ट आइंस्टाइन की शख्सियत को लोगों ने कभी पूरी तरह नहीं समझा। साइंस की दुनिया से बाहर जो आइंस्टाइन था, उनकी इमेज बहुत कंफ्यूजिंग रही है। एक तरफ लोग उनको एक मजाकिया तरीके से दिखाते हैं, बिखरे हुए बालों वाला अजीब सा सोशली ऑकवर्ड साइंटिस्ट जो सिर्फ अपनी किताबों और थ्योरीज में घुसा रहता था। दूसरी तरफ वो एक सीरियस और इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल रोल में भी दिखाई देते हैं। 1932 में आइंस्टाइन जर्मनी से भाग गए, बस एक साल पहले जब हिटलर ने वहां पावर संभाली, क्योंकि हिटलर ज्यूज के काफी खिलाफ था और आइंस्टाइन का ताल्लुक भी एक ज्यूइश खानदान से ही था। आइंस्टाइन अमेरिका चले गए और प्रिंसटन, न्यू जर्सी में थ्योरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर बन गए। वो सिर्फ साइंस के हीरो ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की ज्यूइश कम्युनिटी का एक फेमस और रिस्पेक्टेड चेहरा भी थे। इस दौरान ज्यूज की अपनी स्टेट इजराइल के बनने का अमल चल रहा था और पैलेस्टाइन में इसी मुद्दे को लेकर काफी जंगें हो रही थी। आखिरकार 1948 में इजराइल फॉर्मली वजूद में आ गया, लेकिन सिर्फ 4 सालों के बाद 1952 में इजराइल के पहले प्रेसिडेंट खैम वाइजमैन इंतकाल कर गए। अब ज्यूइश कम्युनिटी के सर पर कोई लीडर नहीं था, तो उस वक्त ज़ायोनिस्ट लीडर्स ने सोचा कि क्यों ना एल्बर्ट आइंस्टाइन को अगला प्रेसिडेंट बनाया जाए। आखिरकार वो एक जाने माने फिजिसिस्ट भी थे और समाज में इनकी इज्जत भी थी। मतलब वो एक साइंटिस्ट ही नहीं, एक पॉलिटिकल और कल्चरल आइकन भी बन चुके थे। 17 नवंबर 1952 को आइंस्टाइन को एक लेटर मिला। ये लेटर भेजा था अबा एबन ने, जो उस वक्त यूनाइटेड नेशंस में इजराइल का एम्बेसडर था।
लेटर में लिखा था, इस लेटर के जरिए आपको प्राइम मिनिस्टर बेन गुरियो का पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि अगर इजरायली पार्लियामेंट आपको वोट देकर इजराइल का प्रेसिडेंट बनाए तो क्या आप ये ऑफर कबूल करेंगे। अगर आप मान जाते हैं तो आपको इजराइल शिफ्ट होना पड़ेगा और वहां की सिटीजनशिप लेनी होगी। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से यकीन दिलाया जाता है कि ऐसी सूरत में आपको अपना साइंटिफिक काम पूरी आज़ादी और सहूलत के साथ कंटिन्यू करने दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा और इमोशनल ऑफर था, पर आइंस्टाइन के प्लान्स कुछ और ही थे। उन्होंने पलटकर जो जवाब दिया वो उनकी जिंदगी का एक और पहलू सामने लाता है। आइंस्टाइन ने जवाब में लिखा, मुझे इजराइल की तरफ से प्रेसिडेंट बनाने का जो ऑफर दिया गया है उससे मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन साथ ही उदास और शर्मिंदा भी हूँ कि मैं इसे कबूल नहीं कर सकता। मैं जिंदगी भर सिर्फ ऑब्जेक्टिव चीजों से डील करता आया हूँ, इसीलिए मेरे पास ना तो लोगों को संभालने की फितरत है और ना ही ऑफिशियल जिम्मेदारियां निभाने का तजर्बा। मतलब आइंस्टाइन ने खुद को पॉलिटिकल लीडरशिप के लायक नहीं समझा था। उस वक्त आइंस्टाइन की एज 73 इयर्स थी। जब उनको ये ऑफर मिला तो उन्होंने अपने घर में रुके हुए एक मेहमान को बताया था कि ये ऑफर बहुत ऑकवर्ड है। बाद में उन्होंने एक जेरूसलम के अखबार को जो उनके लिए कैंपेन कर रहा था ये भी समझाया कि मैं ऐसे किसी चांस का सामना नहीं करना चाहता जहां मुझे गवर्नमेंट के फैसलों के साथ चलना पड़े जो कभी मेरे ज़मीर के खिलाफ जा सकती हो। मतलब आइंस्टाइन सिर्फ इसलिए मना नहीं कर रहे थे कि वो पॉलिटिकली फिट नहीं थे, बल्कि इसलिए भी कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने ज़मीर के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, फिर चाहे कितनी भी बड़ी कुर्सी या इज्जत क्यों ना मिले। लोग जो जज्बाती तौर पर एक्साइटेड हो रहे थे आइंस्टाइन को प्रेसिडेंट बनाने के आइडिया पर, वो एक इम्पोर्टेंट बात भूल रहे थे कि आइंस्टाइन इजराइल के लिए सिंपैथेटिक जरूर थे, लेकिन वो कभी भी एक पैशनेट ज़ायोनिस्ट नहीं थे। जब आइंस्टाइन ने प्रेसिडेंट के ऑफर को ठुकरा दिया तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेन गुरियो ने अपने असिस्टेंट को कहा कि अगर आइंस्टाइन ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती, क्योंकि 1946 में इजराइल बनने से 2 साल पहले आइंस्टाइन ने एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कहा था कि स्टेट का आइडिया मेरे दिल में नहीं है। यानी असल में आइंस्टाइन इजराइल को अलग स्टेट में नहीं देखना चाहते थे। आखिरकार 16 दिसंबर 1952 को यित्ज़हाक बेंज़वी इजराइल के दूसरे प्रेसिडेंट बन गए। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।